हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं एक न्यू स्टूडेंट के साथ। इन्होंने PAU MET एग्रीकल्चर को क्वालिफाई किया है विद सिंगल डिजिट रैंक। तो इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी पूरी स्ट्रेटेजी, उन्होंने यही स्ट्रीम क्यों सेलेक्ट करी और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी के रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका रैंक कितना है और किस कोर्स में? मैम मेरा नाम अनुवेश रिखी है। मैं पातड़ा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट पटियाला, एंड मेरा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 3rd रैंक है इन जनरल कैटेगरी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन अनुवेश। थैंक यू मैम। तो आप बताइए कि आपने यही स्ट्रीम क्यों सिलेक्ट करी? जब मैंने BSc एग्रीकल्चर में ये सब्जेक्ट पढ़ा था, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मतलब 2-3 सेम होता है हमें ये, तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। बिकॉज इकोनॉमिक्स में जैसे मतलब आपको डिडक्टिव रीजनिंग और जो टोटली जैसे कह लो कि आपका दिमाग जो यूज़ करना होता है आपको इसमें पूरी तरह, अगर इसको समझना है तो याद करने वाला सामान बहुत कम होता है, तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो इंटरेस्ट आपको इसमें ज़्यादा था, इसी वजह से आपने ये सिलेक्ट किया? हाँ जी मैम। और बाकी के कोर्सेज के बारे में क्या राय है, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया या फॉरेस्ट्री हो गया या और भी एग्रोनॉमी है, जैसे उनके बारे में क्या सजेशंस हैं? वो बहुत मतलब अच्छे हैं ये सारे कोर्सेज। जैसे हॉर्टिकल्चर है, इनका स्कोप बहुत है, फॉरेस्ट्री इसका भी बहुत स्कोप है, बट पर्सनल इंटरेस्ट की बात है, इसलिए आई ऑप्टेड फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। अदरवाइज दीज सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो वेरी गुड। तो आपका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट कब से है? मेरा एग्रीकल्चर में मैम इंटरेस्ट तब से है व्हेन आई वाज इन 10th क्लास। वो इसलिए क्योंकि मेरा ब्रदर थे, मतलब मेरे जो कज़न थे, ताया जी का लड़का, उन्होंने BSc एग्रीकल्चर की थी तब वो हमारे पास रह के करते थे। चेतन रिखी है उनका नाम। सो उनकी जैसे जब वो पढ़ते थे, वो कोई प्रैक्टिकल्स बनाते थे, जैसे उसमें प्लोज की डायग्राम्स बनाते थे, वो सब चीज़ें देख के मुझे अच्छा लगता था। आई वाज लाइक कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कुछ, कि बहुत मतलब जैसे जानने के लिए है इस सब्जेक्ट में। तो क्रियोसिटी के कारण भी, वैसे भी किसी भी तरह लगा लो, वो उसको एग्रीकल्चर में मेरा इंटरेस्ट 9th-10th क्लास में ज़्यादा बन गया था। उसके बाद मैंने +2 के बाद BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन ले ली। ओके, तो आपने 10th के बाद यहाँ पर एडमिशन लेने की नहीं सोची, मतलब आफ्टर AAT जो होता है 10th वाला? 10th के बाद मैम मुझे उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी कि ऐसा कोई टेस्ट होता है AAT। मुझे ये भी मतलब बाद में पता चला था +2 के बाद कि BSc का एग्रीकल्चर का भी कोई एंट्रेंस टेस्ट होता है। पहले मुझे लगता था कि ये PAU बिना एंट्रेंस के भी आपको ले सकता है, बट फिर पता चला कि एंट्रेंस आपको देना पड़ता है। तो मैंने एंट्रेंस फिल किया था इसका, BSc एग्रीकल्चर का भी 12th के बाद। बट फिर मैं साथ में तैयारी लॉ की करने लग गया, लॉ के बारे में जो भी मतलब जैसे क्लैट टेस्ट होता है उसका, लॉ का एक। तो क्या हुआ, PU का जो लॉ टेस्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी का, वो क्लैश कर गया सेम डे PAU की CET के मतलब टेस्ट के साथ। तो उस वक्त तैयारी में ज़्यादा फोकस मेरा लॉ पे था, सो आई वेंट फॉर दैट। अदरवाइज मैंने तभी दे देना था, बट नाउ आई एम हैप्पी कि मैंने ये अभी भी दिया और अभी ये क्वालिफाई हो गया। तो फिर आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से करी? मैम मैंने अपनी ग्रेजुएशन खालसा कॉलेज पटियाला से की है। तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत बढ़िया कॉलेज है, इट्स अ ग्रोइंग कॉलेज। वहाँ की फैकल्टी बहुत बढ़िया है। हमें प्रैक्टिकल बहुत बड़े लेवल पे हमने परफॉर्म किया है, जो जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं हमारे, मतलब हमने क्रॉप्स भी लगाई थी, सब कुछ किया है जो भी एक BSc में होता है एग्रीकल्चर में। सो या इट वाज अ वेरी फन एंड एजुकेटिव, अगर मैं कहूँ, एक्सपीरियंस वहाँ पे था। ठीक है, तो अभी आपने फिर मास्टर्स वहाँ से क्यों नहीं चूज़ करी? मैम 1965 से इस्टेब्लिश्ड है, मक्का कहा जाता है इसको एग्रीकल्चर का। तो इफ़ आई हैव अ चांस टू गो इनटू PAU, देन व्हाई वोंट आई। तो आपने कोई और यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं सोचा? मैम और यूनिवर्सिटीज़ जैसे HAU है, ये सब यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मतलब आसपास की जैसे GB पंत नगर वाली थी, या जो हमारी वो YS परमार है, उसमें एक प्रॉब्लम है। वो जैसे अभी हमारा स्टेट डोमिसाइल का चक्कर है, जैसे हम पंजाब में रह रहे हैं तो हम पंजाब की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं इजीली, बट हरियाणा में जाके वो बैरियर हो जाता है कि आप हरियाणा के नहीं हो
तो अगर आपको अदर स्टेट देना है तो आपको ICAR के थ्रू देना पड़ेगा, और अनफॉर्चुनेटली जो मेरा कॉलेज था वो अभी ICAR से एक्रेडिटेड नहीं था, मतलब दे आर इन प्रोसेस, बट दे विल अभी तक नहीं। सूनर और लेटर दे विल बी एन ICAR एक्रेडिटेड कॉलेज, बट अभी नहीं था, तो उसकी वजह से मेरी एलिजिबिलिटी वहाँ पे नहीं थी, सो आई वेंट फॉर द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है, तो इसी वजह से आपने ICAR PG का एग्जाम भी नहीं दिया? मैम एलिजिबल ही नहीं था ना, हाँ, दे नहीं तो इसलिए दे नहीं पाया मैम। उन्होंने पहली लाइन ही ये लिख रखी है, इफ़ योर कॉलेज इज ICAR एक्रेडिटेड देन यू कैन एंटर। ठीक है। और आपने 12th के बाद दिया था ICAR PG? नहीं मैम, 12th के बाद भी मैंने यही मतलब PAU का ही टेस्ट मतलब फिल किया था, बट ड्यू टू सम इंसिडेंट वो नहीं पॉसिबल हो पाया। तो यहाँ पर आपने PAU MET में एक ही कोर्स फिल किया था एंट्रेंस के टाइम पे, या कोई और सेकंड बैकअप प्लान रखा था? नहीं मैम, मेन सब्जेक्ट जैसे मेरा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स था, बट मैंने हॉर्टिकल्चर भी फिल किया था। ठीक है। और मान लो आपको दोनों में सीट मिलती हो तो आप किस में लोगे? आई विल गो फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स फॉर श्योर। पक्का है, फिक्स्ड है? फिक्स्ड है, क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट समझ में आता है, बड़ी बात है, आई एम गुड एट इट, तो मैं क्यों किसी जगह मीडियोकर कर रहा हूँ इफ़ आई कैन बी बेस्ट एट सम अदर सब्जेक्ट। ओके, तो आपका अपना एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर कर दो कि PAU MET एग्रीकल्चर एग्ज़ाम कैसा है? PAU का MET एग्रीकल्चर एग्ज़ाम हम ना तो उसको इजी कह सकते हैं और ना वो बहुत ज़्यादा टफ़ है। मतलब जो आपका जर्नल एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ जो इस साल था, आई डोंट नो अबाउट प्रीवियस ईयर्स और जो आने वाला टाइम है, बट जो इस साल जर्नल एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम था दैट वाज काइंड ऑफ इजी। मतलब उसको आप कर सकते हो इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड अ लिटिल नहीं, मतलब आपने अगर अच्छी प्रेपरेशन की है, यू विल लाइक गिव इट ईजीली। और जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे एग्ज़ाम अभी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का था या फिर जो हॉर्टिकल्चर का था, उसमें काफ़ी डीपली मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ़ यू हैवंट लाइक रेड इट केयरफुली, मतलब आपने ध्यान से उसको स्टडी नहीं किया, तब आप वो नहीं दे सकते। बट अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ाई की है, आपने 2-3 बार सिलेबस को पढ़ा है, या यू कैन क्रैक इट। ओके, तो एग्ज़ाम में क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? यस, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, विच इज़ अराउंड 0.25%। तो जैसे अगर आपका एक अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो वो आपका 1.25 मार्क उसमें कट हो जाएगा। लाइक अगर आप उसको अटैम्प्ट नहीं करते तो दैट्स जस्ट 1 मार्क। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं जनरल में या सेकंड सेक्शन में? जो जर्नल एग्रीकल्चर है दैट इज़ अ 90 क्वेश्चन पेपर। उसमें 90 क्वेश्चंस होते हैं जो कि सब आपके एग्रीकल्चर के सभी स्ट्रीम्स में से, जैसे अब उसमें क्वेश्चंस पैथोलॉजी के भी हो सकते हैं, एंटोमोलॉजी के भी हो सकते हैं, एग्री बिजनेस के भी हो सकते हैं, एग्रोनॉमी एंड हॉर्टिकल्चर किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। वैसे अगर मेनली फोकस देखा जाए तो जो जर्नल एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम होता है उसमें एग्रोनॉमी का पार्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग यू शुड प्रिपेयर फॉर एग्रोनॉमी। तो जब कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसे कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए, थ्योरी या फिर क्वेश्चंस? दोनों का एक बैलेंस बना के करो। मतलब ऐसे नहीं हो सकता ना कि आप अकेले क्वेश्चंस करके चले जाओ या फिर आप अकेली थ्योरी करके चले जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत कई बार घुमा के पूछ लेते हैं। तो इफ़ यू हैवंट प्रिपेयर्ड फॉर अ क्वेश्चन तो आप उसको अटैम्प्ट अच्छे से नहीं कर सकते। लाइक अगर आप सिर्फ क्वेश्चन करके चले जाओ तो आप इतना चीज़ें याद नहीं रख सकते कि मतलब कि उसका आंसर क्या था, उसका आंसर क्या था। तो थ्योरी पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना क्वेश्चंस। बिल्कुल। वैसे भी क्वेश्चंस कितने के रट लोगे और अभी भी क्या श्योरिटी है कि सेम क्वेश्चंस ही आएंगे? जी। ओके, तो एग्जाम में न्यूमेरिकल पोर्शन आया था कोई थोड़ा बहुत या ना के समान? न्यूमेरिकल पोर्शन इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली तो उसमें एक वो क्वेश्चन ज़रूर था कि आपको दे रखा था कि आपको यूरिया से रिलेटेड क्वेश्चन था कि अगर जैसे आपको 85 kg यूरिया डालना है तो आपको मतलब कितना यूरिया है जो मतलब यूरिया नहीं 85 kg नाइट्रोजन डालनी है तो आपको कितना यूरिया डालना पड़ेगा। सो एक आध था, इससे ज़्यादा नहीं था। जनरल में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में एज सच कोई न्यूमेरिकल नहीं था और हॉर्टिकल्चर में भी नहीं था। ओके, तो आपने जब प्रिपरेशन करी तो कितना टाइम आपने ऑनेस्टली प्रिपरेशन करी थी एग्जाम की अपने आप से? शुरू मतलब कब से कर दिया था?
मैं पर्सनली बहुत केयरलेस सा बंदा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता, बट प्रोक्रेस्टिनेशन की मेरी आदत है थोड़ी। पर जैसे ये है कि जो लास्ट वाले 10 डेज़ थे उसमें जो है वो मेरी मैक्सिमम प्रेपरेशन हुई थी। अदरवाइज़ जो पीछे वाला टाइम था इससे पहले, तो उसमें कुछ मतलब मैं अगर ऐसा कहूँगा मैं बहुत सीरियस होकर पढ़ रहा था या फिर मैं 12-12 घंटे पढ़ रहा था, ऐसा कोई केस नहीं था। आई प्रिपेयर्ड इन लास्ट 10 डेज दैट आई कैन टेल एवरीवन। सो उसी में जो है हमारा मतलब मेरी मेनली प्रिपरेशन अगर मैं कहूँ मेरी हुई। आपने कहा कि आपने जिस कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन करी है वो ICAR के एक्रेडिटेड नहीं है जी। तो फिर उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज और किसी स्टूडेंट ने ICAR के अंडर किसी यूनिवर्सिटी से करी है उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके अकॉर्डिंग सेम होंगी या थोड़ा डिफरेंस मिलता है? मैम ICAR से एक्रेडिटेड अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है तो श्योरली आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। बिकॉज जैसे अभी हमारे जो होते हैं जैसे ADO का टेस्ट है, मान लो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, वो होता है एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। तो उसमें अगर एक्रेडिटेड नहीं भी होता है तो इट्स फाइन, आप तब भी वो टेस्ट दे सकते हो, मतलब उसमें सीट्स भी होती हैं आपके लिए स्पेशली। तो अगर जैसे अभी AFO है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जैसे अभी ये बैंक्स वगैरह के टेस्ट हैं या कुछ भी है, तो उसमें ये स्पेसिफिकली कहा होता है दैट योर कॉलेज शुड बी एन ICAR एक्रेडिटेड कॉलेज। तो उसके बिना आप उसमें अगर जैसे आप टेस्ट भर दो बट बाद में आपके डॉक्यूमेंट आपने क्लियर कर लिया, रैंक भी ले लिया, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उन्होंने कह दिया कि आपका तो मतलब ICAR से एक्रेडिटेड नहीं है, तो फिर वहाँ पे जाके जो आपको वापस जाना बुरा लगेगा। सो इसी वजह से मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं, बट क्योंकि धीरे धीरे सभी कॉलेजेस ऑलमोस्ट जो क्राइटेरिया को मतलब फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक हमारे जैसे हमारे कॉलेज के पास अराउंड 50+ एकड़ ज़मीन थी, तो वो सब वैसे क्राइटेरियाज उनके फुलफ़िल हो रहे थे, बस वो कोविड के कारण वो डिले हो गया, अदरवाइज़ खालसा कॉलेज को भी मिल सकती थी वो। तो आपके अकॉर्डिंग अगर किसी स्टूडेंट अभी 12th में है और उसने ग्रेजुएशन करनी है तो उसे ICAR एक्रेडिटेड कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को प्रेफर करना चाहिए? यस श्योर। ओके, तो क्या PAU MET देने के लिए भी ये जरूरी है कि आपका कॉलेज ICAR एक्रेडिटेड होना चाहिए? नहीं मैम, इफ़ योर कॉलेज इज़ इन पंजाब और वो अगर ICAR एक्रेडिटेड नहीं है तो इट्स फाइन, यू कैन गिव MET। बट अगर जैसे आप कोई अदर स्टेट वाले हो तो वैसे आप डायरेक्टली, जैसे और स्टेट्स में होता है कि आप मतलब डोमिसाइल के चक्कर में आप नहीं दे सकते, तो फिर आपको ICAR के थ्रू आना पड़ेगा, और ICAR आप तभी दे सकते हो वैन आपकी फिर वही आ जाती है। हाँ जी। ठीक है, तो आपने अभी ग्रेजुएशन के बाद जो जैसे आप एग्जाम बता रहे हो ADO का है, ऐसे कोई एग्जाम देने की नहीं कोशिश करी? हरियाणा ADO का मैम पोस्ट निकली थी, वहाँ पे 700 पोस्ट निकली हैं, तो वो मैंने फिल किया है, बट आई एम नॉट श्योर आई विल गो फॉर दैट जॉब, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट पर्सनली स्टडी में है, रिसर्च में है। आई डोंट वांट टू डू अ स्टेबल जॉब राइट नाउ, आई एम 22, सो अभी थोड़े मज़े कर ले लाइफ में। ओके, तो ये सोच नहीं होनी चाहिए कि जितना जल्दी जॉब मिलके सेटल हो जाए उतना अच्छा है, बाद में मिले ना मिले, अगर अब मिलती हो तो? मैम जैसे पर्सपेक्टिव होता है हर बंदे का अपना, कोई चाहता है कि वो लाइफ में स्टेबल हो जाए जल्दी, लाइक के रुक जाओ एक जगह पे। मुझे ये स्टैग्नेंट लगता है, मुझे लगता है चलते चलो कुछ ना कुछ सीखते चलो तो आपकी ग्रोथ होती रहेगी, अदरवाइज आप एक ही जगह रुक जाओगे। पर ये भी तो ऑप्शन है ना कि अगर अभी आप एग्जाम क्लियर करके जॉब ले लो, फिर वहाँ से लीव लेके साथ साथ स्टडी भी करते रहो, जॉब भी करते रहो, एक बार तो सेफ साइड हुए गवर्नमेंट जॉब अगर मिल रही है तो। मैम सेफ साइड के चक्कर में मैम आधा इंडिया मतलब रुक गया एक जगह पे। आपको रिस्क लेना चाहिए, मुझे लगता है अगर आपको जॉब मिल रही है तो अगर कोई करना चाहता है डू इट, इट्स योर चॉइस। बट अगर आपको एक मौका मिल रहा है कि आप और ग्रो कर सकते हो, लाइक इंटेलेक्चुअल लेवल पे अगर मैं बात करूं, बिकॉज लाइफ में पैसा उतना ज़रूरी नहीं होता, जो आपकी मतलब मेंटल ग्रोथ है, जो आपका मतलब बात करने का तरीका है, वो सारा आपका एजुकेशन को ही रिफ्लेक्ट करता है। और एजुकेशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, बट फिर भी मेरे हिसाब से आई वॉन्ट बी गोइंग फॉर अ जॉब इफ़ आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। ओके, तो अभी आप मतलब MSc ही करोगे, ये पूरा फाइनल है? अगर जॉब मिलती भी होगी तब भी नहीं करोगे? I'll leave it। मैं वो टेस्ट क्लियर हो गया, इट्स फाइन, बट नहीं, मुझे जाना नहीं, अभी जॉब में नहीं जाना, आई एम टू यंग फॉर अ जॉब। ओके, पर अगर जॉब वाले ही आपको एलिजिबल कर रहे हैं तो फिर तो उनके हिसाब से तो आप एलिजिबल हो, फिर यंग कहाँ से हो? फिर चलो अपने वो तो मैम पर्सपेक्टिव की बात है। हाँ जी।
ओके, तो स्टूडेंट लाइफ आपके हिसाब से बेस्ट है और आप अभी आप और एंजॉय करना चाहते हैं। हाँ जी मैम। ठीक है, तो एमएससी के बाद का क्या प्लान है? फिर जॉब लेनी है कि फिर भी स्टडी? No, I will prepare for JRF along with my MSc. तो I will be doing for PhD for sure. तो वो इसीलिए मतलब प्रिपेयर करना है cause I want to extend my student life. Study, हाँ, बिल्कुल। मतलब थोड़ा ऑब्सेस्ड लगूंगा मैं स्टूडेंट लाइफ के साथ, बट आई थिंक इट्स द बेस्ट लाइफ। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में मतलब काफी अच्छे से एंजॉय करिए स्टूडेंट लाइफ, है ना, तभी वो चीज़ एक्सटेंड करने का मन कर रहा है। वही बात है मैम, मतलब ऐसे जैसे कई बंदों की जैसे लाइफ जैसे यूनिवर्सिटी में ही निकल जाती है पूरी की पूरी। पहले वो वहाँ स्टूडेंट होते हैं, फिर वो वहाँ पे प्रोफेसर बन जाते हैं, तो कुल मिला के उनकी लाइफ फन रहती है पूरी उम्र। उनको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती, और मैं स्ट्रेस नहीं ले सकता एक्स्ट्रा, जितनी ज़रूरत है उतना ही ले सकता हूँ बस। ठीक है, फिर चलो मान लो पीएचडी भी हो गई, हाँ जी। डॉक्टर अन्वेश, अब आप क्या करेंगे? अब जॉब लेनी है कि डबल पीएचडी का इरादा है? नहीं, डबल PhD का भी नहीं है इरादा, बट फिर स्टूडेंट लाइफ ठीक है, बट एक लिमिट तक ही अच्छी लगेगी ना वो भी। घर वालों ने निकाल देना वही है ना? 2 साल के MSc, फिर 3-4 साल की PhD हो जाती है। आई थिंक दैट्स इनफ स्टूडेंट लाइफ, बट फिर और चीज़ों के लिए ट्राई करेंगे। जैसे आई कैन गो फॉर जैसे प्रोफेसर बन सकते हैं किसी जगह पे यूनिवर्सिटी। आपको कैसी जॉब पसंद है? इंडस्ट्रियल लेवल की हो गई या ऑफिस स्केल की हो गई या फिर टीचिंग लेवल में हो गई, या किस तरह की? आई थिंक टीचिंग लेवल वाली जॉब मुझे अच्छी लगती है, एंड दैट कैन बी ड्यू टू द फैक्ट कि मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर्स हैं, एंड आई हैव सीन दैम। मतलब उनके जैसे उनको कोई स्ट्रेस कम है, मतलब बाकियों के मुकाबले। जैसे जब वो काम कर रहे हैं तब उनको पूरा स्ट्रेस है, या श्योर, बट जैसे उनके और बेनिफिट्स बहुत हैं साथ में। जैसे उनको हॉलीडेज होती हैं, दे कैन बी विद द फैमिली, दे कैन एंजॉय दैट टाइम, राइट। तो जैसे बाकियों में कोई हिसाब किताब नहीं होता, कभी भी उनको काम पड़ सकता है। जैसे अभी कोई डॉक्टर है, रात के 12 बजे जाना पड़ सकता है, 2 बजे, तो वो कोई मेरे हिसाब से ठीक है, पैसा बहुत है, बट आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड लाइफ। मतलब लाइफ में, फैमिली में, जॉब बैलेंस होना चाहिए, मनी में, सब में बैलेंस हो जाता है टीचिंग लाइफ में। Yeah. ठीक है, तो फिर भी टीचिंग आप वैसे ही मतलब पीएचडी है तो फिर डॉक्टर करके, डॉक्टरेट करके इधर ही जाओगे? PhD के बाद एक्चुअली ज़रूरी नहीं प्रोफेसर बनना है। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है तो यू कैन बी अ साइंटिस्ट इन दैट स्ट्रीम। लाइक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आप साइंटिस्ट बन सकते हो, बहुत बढ़िया है। अंकड़ा विज्ञानी कहते हैं उनको पंजाबी में। तो वो जॉब भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, आपने अपनी इसकी प्रेपरेशन कहाँ से करी थी? इसकी प्रेपरेशन मैम जैसे मैंने इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, तो मैंने ग्रेजुएशन की जो बुक्स थी, जैसे हमारी जो बेसिक बुक्स होती हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर की बुक्स हो गई, एग्रोनॉमी की जो होते हैं पैकेज एंड प्रैक्टिसेस PAU की तरफ से, बिकॉज टेस्ट PAU का है तो उसी में से आएगा ना, तो उसको बहुत ध्यान से रीड किया था मैंने। खरीफ और रबी के 2 आते हैं, और उसके बिना पैकेज एंड प्रैक्टिस के हॉर्टिकल्चर के भी आते हैं। लाइक जो जर्नल के लिए प्रेपरेशन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। लाइक जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तब तो आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। उसके बिना जो हमारी जो माइलस्टोन वाली बुक्स हैं, मतलब नेम रासुंदा हो गया, अरुण कात्यान हो गया, एक SR कांतवा के जो ऑब्जेक्टिव हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक है, वो बहुत बढ़िया है। तो वो उसके क्वेश्चंस मैंने किए थे, और SCC के नोट्स से मैंने पढ़ाई की थी, बिकॉज बहुत बढ़िया कंसाइज नोट्स बना के दिए थे मतलब पोर्टल पे, तो उसमें से भी पढ़ाई की थी। ये SCC क्या है? सनी कोचिंग क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैसी प्रेपरेशन करवाई गई, थ्योरेटिकल या क्वेश्चन वाइज? मतलब दोनों का एक बैलेंस था। इट वाजंट ऑलवेज वेरी मच इनटू थ्योरी, और ये भी नहीं था कि हर वक्त क्वेश्चन ही चलते रहते थे। उससे पहले थ्योरी को, मतलब आपको अगर कोई प्रॉब्लम है किसी चीज़ में, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप डिटेल में जाना चाहते हो, तो बहुत मतलब कि हेल्पफुल था मेरे लिए पर्सनली। कुछ होते हैं आपके टॉपिक्स जो आपको क्लियर नहीं होते, बिकॉज मेरा 4th ईयर में आके जो मेरा मेजर था, मैंने हॉर्टिकल्चर चूज़ कर लिया था। तो उसके बाद जो एग्रोनॉमी की कई चीज़ें थी, जैसे वीड साइंस की थी, अभी वो सब्जेक्ट्स 4th ईयर में पढ़ाए जाते हैं एग्रोनॉमी वालों को, तो वो उसके बारे में मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी। आई स्टडीड दैट श्योर, बट उतना डीपली नहीं पता था ब्रॉड लीफ क्या होते हैं, जो आपके वीड्स और नैरो लीफ क्या होते हैं, वो सब बातें मतलब समझने के लिए मैंने जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी उसने काफ़ी मतलब मेरी हेल्प की। तो आपको यहाँ SSC की तरफ से क्या कुछ प्रोवाइड किया गया था? ओनली थ्योरी फाइल्स?
नहीं, एससीसी की तरह एससीसी का एक पोर्टल है बहुत बढ़िया सा, तो उसमें सारा कुछ होता है। आपकी जितनी थ्योरी पढ़ानी है आपको वो ऑलरेडी अवेलेबल होती है। जैसे ऐसे नहीं होता कि एक दिन जो पढ़ाया बस उसी के नोट्स हैं, एंटायरली पूरे नोट्स पड़े होते हैं। जो आप अगर अगले दिन का कुछ पढ़ना चाहो, जो आपको अगले दिन पढ़ाना है, तो यू कैन स्टडी इट फ्रॉम दैट टू। उसके बिना हमारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ थी, जो कि 2 तरह की होती थी मॉक टेस्ट। एक आपके लिए होते थे, एक जो हमारी क्लास में होते थे वो अलग होते थे। तो ये सब चीज़ें मतलब हमें प्रोवाइड कराएगी। वैसे पर्सनल लेवल पे पोर्टल के बिना भी नोट्स हमें भेज दिए जाते थे। जैसे कहीं से, जैसे पोर्टल पे अगर कोई नोट्स नहीं है तो हमें सेंड कर दिए जाते थे वो, लाइक व्हाट्सएप पे, या जो गूगल क्लासरूम एक बना था, तो उसमें सब कुछ मतलब जो नोट्स होते थे वो हम काफ़ी हेल्पफुल थे। तो जो यहाँ पर आपको थ्योरी या क्वेश्चंस करवाए गए उसका जो लेवल था और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए उसका लेवल में कितना डिफरेंस या सिमिलैरिटी लगी? काफ़ी सिमिलर था, बिकॉज़ इसमें सभी कुछ ऐसा तो होता नहीं कि कुछ नई चीज़ है। सभी जैसे आपको यहाँ पे हमें बेसिक्स पढ़ाए जाते थे। अभी जो क्वेश्चन बनेंगे वो सभी ऑब्वियसली बेसिक से ही लाइक बिल्ड होके बनते हैं। तो अगर वो घुमा के भी आ रहा है और आपका बेसिक क्लियर है तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आती, और बेसिक्स यहाँ पे बहुत बढ़िया क्लियर हुए थे। अगर आपको क्लास में कोई डाउट होता था तो आप उस डाउट को कैसे क्लियर करते थे? जैसे क्लास में कोई डाउट होता था तो जैसे जूम मीटिंग होती थी तो उसमें हम क्वेश्चन जो होता था क्वेश्चन टैब में डाल देते थे, और फिर हमारे जो टीचर होते थे, कंसर्न टीचर, वो देख लेते थे हमारा क्वेश्चन और फिर वो हमें रिस्पॉन्ड करते थे। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कई बार पूछो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था हमें। वो देवर लाइक कि हाँ, बस अपने मन में कोई वो मत रखो, कोई जैसे कहते हैं डाउट मत रखो, एंड हमसे जितनी बार मर्जी पूछो। ड्यूरिंग कोर्स अगर आपको डीमोटिवेटेड फील होता था तो आप उस चीज़ से कैसे टैकल करते थे? वेल, हम डीमोटिवेटेड होने का वैसे ज़्यादा टाइम नहीं होता था, बट फिर भी जब अगर कभी ब्लूज़ आते थे तो आई यूज्ड टू टॉक टू माय टीचर एंड शी वाज वेरी हेल्पफुल। आप यू तो वो हमें काफ़ी मतलब जैसे कहते हैं कि मोटिवेट करते थे कि नहीं, आपका टेस्ट हो जाएगा, इट्स एन ईजी टेस्ट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो। एंड दैट वाज राइट। एग्ज़ाम का लेवल जो था, हमें जो पढ़ाया गया था उससे मैच करता था, और उससे कहीं ज़्यादा ही पढ़ के गए थे हम लोग, मतलब लेवल से जितना हमें मतलब मुश्किल कह सकते हैं कि हमें जितना मुश्किल टेस्ट आया था उससे हम ज़्यादा ही प्रिपेयर करके गए थे। तो अगर उससे भी मुश्किल आ जाता तो वी वुड हैव डन एक्सेलेंट इन दैट टेस्ट। तो तब भी कॉन्फिडेंस है आपको कि आप अगर मुश्किल रह जाता तब भी उसे क्वालिफाई कर लेते? या प्रिपरेशन बहुत थी ना मैम। ठीक है, बढ़िया बात है। तो आपकी अपने जूनियर्स के लिए क्या सजेशन है? मेरी सजेशन यही है कि आप अपना जो भी आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, यू शुड प्रिपेयर फॉर इट। और किसी के लिए जैसे आप कैसे कहते हैं कि मतलब किसी को देख लिया कि हाँ ये कर रहा है, चलो मैं भी करता हूँ, तो वो मत करो। एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर एग्रीकल्चर एग्ज़ाम, प्लीज़ डू कम टू सनी कोचिंग क्लासेस, दे आर लाइक वेरी हेल्पफुल। आपको मतलब क्लियर करने में बहुत बड़ा हाथ रहेगा इस इंस्टीट्यूट का। सो आई विल थैंक हिम फॉर हेल्पिंग मी, एंड आई होप कि ये फ्यूचर में और स्टूडेंट्स को हेल्प करें ताकि जो भी ड्रीम है वो फुलफिल हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच अन्वेश। लास्ट क्वेश्चंस, क्या हम आपकी ये वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं? या श्योर। ओके, क्या ये वीडियो प्लान थी? बिल्कुल नहीं, स्पॉन्टेनियस था टोटली। मैंने एक भी क्वेश्चन याद नहीं किया, ना मैम ने याद करके मतलब रखे थे कि ये पूछने हैं। इट वाज टोटली ऑन स्पॉट। ओके, थैंक यू सो मच अनुवेश फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू। आई रियली प्रे कि आप अपनी डिज़ायर्ड कोर्स तक एंड डिज़ायर्ड मंजिल तक पहुंचो। अगर अभी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, बट उसके बाद एक अच्छी सी जॉब पे पहुंच जाओ, है ना, वो भी ज़रूरी है। ओके जी, सो कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच।